सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के किसान चौपाल में, जो हम मध्य प्रदेश के खरगोन में लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश कृषि विभाग और उद्यान विभाग के सहयोग से कर रहे हैं। साथ ही में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और सीएट लिमिटेड के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं हमारे जितने भी यहाँ पे किसान भाई आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में कि आप यहाँ पर आएँ, और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में जो है आप कुछ जानकारी लेकर जाएंगे। साथ ही में मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, और जो आज हमारा विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो है मिर्ची व सब्जियों के प्रबंधन, ट्रैक्टर टायर रखरखाव और मिलेट्स की खेती पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मिस्टर PS बदलोई सर हैं, SSDO MP हॉर्टिकल्चर डिवीज़न खरगोन से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर SK त्यागी सर, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट KBK खरगोन से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर YK जैन सर, सीनियर साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खरगोन से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है अखिल शर्मा सर, DGM धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है मिस्टर गुलजर सर, मैनेजर सेल्स MP मध्य प्रदेश से, सीएट स्पेशलिटी सीएट लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ है निखिल मालवीय जी, ASM धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो अभी हम जो है वो कार्यक्रम शुरू करते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको गौर से सुनना है कि हर स्पीकर के बाद आपका टेस्ट होगा कि आपने कितना गौर से सुना है, और जो भी सही जवाब देंगे आपको हाथ खड़ा करना है, हमारा माइक वहाँ आएगा, और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले हम अगर खेती की बात करते हैं, क्योंकि हम आपको खेती करना नहीं सिखा सकते हैं, हमारा मकसद है कि हम कैसे नई तकनीकों को आप तक पहुंचा सकें, कैसे जागरूक कर सकें, तो ये हमारे कार्यक्रम का मकसद है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर SK त्यागी सर, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट KBK खरगोन से, और ये आपको बताएंगे कि खेती का जो सबसे पहला पॉइंट होता है मिट्टी का स्वास्थ्य। तो मिट्टी का स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, और साथ में सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, मृदा जांच क्यों ज़रूरी है, इसके साथ फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हॉर्टिकल्चर में है आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के जो कार्यक्रम आयोजित किया है ग्रीन टीवी की ओर से, उसमें पधारे हुए हमारे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से डॉक्टर YK जैन सर, धानुका से DGM शर्मा सर, खरगोन से धानुका से मालवीय जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ोले जी, मुजालदे जी, आत्मा के सभी अधिकारी, कृषि विभाग से ADA माना सोलंकी मैडम, सुनील मंडलोई जी, सभी आत्मा के अधिकारी जी और कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण। जैसा कि आज का प्रोग्राम किसानों के लिए है, जो किसान खेती कर रहे हैं वो खेती में और क्या सुधार कर सकते हैं और अपनी जो उपज है उसको बढ़ा सकते हैं और शुद्ध आय को बढ़ा सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैडम ने बताया कि मिर्च और सब्जियों की खेती पे मृदा परीक्षण एवं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे मैं चर्चा करूँगा। किसान भाइयों, खरगोन जिले में लगभग 50,000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती होती है। इस मान से मिर्च की खेती किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना और अति महत्वपूर्ण है भरपूर उपज लेने के लिए। यदि आप संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करते हैं, सही समय पे कीट एवं रोगों का प्रबंधन करते हैं, तो 1 एकड़ से लगभग 20 कुंटल लाल सूखी मिर्च प्राप्त होती है। और यदि बाजार भाव देखें तो 150 रुपये किलो औसतन बाजार में बिकती है। अभी तो मिर्ची 200 रुपये किलो तक है। 150 रुपये किलो बिकती है, मतलब 15,000 रुपये कुंटल। तो इस मान से 20 कुंटल मिर्ची 3 लाख रुपए की होती है, जिसमें लगभग किसान 1 लाख रुपए खर्च करता है और 2 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा होता है। तो ये बहुत अधिक मिर्च की खेती आय देने वाली फसल है, इसलिए किसान इसको लगाते भी हैं और इसमें खर्च करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो आंतरिक सर्वे है उसमें हमने पाया कि किसान उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उपयोग करके अपनी लागत को बढ़ाते हैं। तो संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग एवं एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली अपना के आप
मिर्ची से और सब्जियों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप जिस खेत में भी मिर्च लगाना चाहते हैं, जिस खेत में भी सब्जी की खेती करना चाहते हैं, उसमें मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएं। मृदा परीक्षण से हमें ये पता चलता है कि हमारी मृदा में पोषक तत्वों का स्तर कितना है। पौधों के जीवन चक्र एवं वृद्धि और विकास के लिए 17 पोषक तत्व वैज्ञानिकों ने आवश्यक बताए हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हवा से और जल से मिल जाती है पौधों को, और बाकी के जो तत्व हैं 14 तत्व, वो या तो मृदा से, मिट्टी से मिलते हैं। यदि मिट्टी में कमी है तो हम उसको गोबर की खाद, केंचुआ खाद, खली और रासायनिक उर्वरकों से उसकी पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम का क्या स्तर है, मिट्टी का पीएच क्या है, उसकी ईसी क्या है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। सिर्फ पीएच जानने से हमें पता लग जाएगा कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। 6.5 से 7.5 पीएच की मिट्टी सभी तरह की फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि मिट्टी का पीएच अधिक है तो मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद भी पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते। यदि मिट्टी का पीएच 6.5 से नीचे है तो वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी मानी जाती है, उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। यदि मिट्टी का पीएच 8 से अधिक है तो वो क्षारीय मानी जाती है, उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो हमें मिट्टी का पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जांच बहुत ज़रूरी है। जब हमें जांच करने से पता चल जाए कि हमारी मिट्टी का स्तर क्या है, तो उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन 3 ढंग से करना चाहिए। 33% हमें गोबर की खाद, हमें केंचुआ खाद, कंपोस्ट, मतलब ऑर्गेनिक खादों से देना चाहिए। 33% लगभग बल्क फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, इनसे देना चाहिए, और बाकी 33% फर्टिगेशन के द्वारा यदि हम उपयोग करते हैं तो इसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं, जिससे आपको उपज अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, कोई भी आप फसल लगाएं, मिर्च लगाएं या सब्जियों की, तो सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करवाएं। इसके बाद मिट्टी परीक्षण के आधार पर लगभग 1 एकड़ में 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद या 4 ट्रॉली पकी हुई गोबर की खाद दें। 4 ट्राली नहीं है तो 2 ट्राली तो कम से कम 1 एकड़ में आप गोबर की खाद जरूर दें। और ये गोबर की खाद गर्मियों में किसान भाई डालते हैं, जबकि खेत में मिर्ची की रोपाई या सब्जी की बुआई या रोपाई के 15 दिन पहले आपको गोबर की खाद या केंचुआ खाद खेत में डालना चाहिए। ज़्यादा दिन पहले डालने से गोबर की खाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तेज़ धूप में नष्ट हो जाते हैं, साथ में जो नाइट्रोजन है उसका बाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए मिर्च की रोपाई या सब्जियों के बीजों की बुआई के 15 दिन पहले खेत में गोबर की खाद डालें, और गोबर की खाद पूर्णतः पकी हुई होना चाहिए। यदि आप कच्ची खाद का उपयोग करते हैं तो उसमें दीमक, व्हाइट ग्राफ और खरपतवारों के बीज आपके खेत में जाएंगे, जो आपके फसल में बीमारी और कीटों का कारण बनेंगे, और खरपतवारों की संख्या अधिक होगी, जिससे आपकी लागत अधिक आएगी। इसलिए पकी हुई गोबर की खाद का आपको उपयोग करना है। साथ में मिर्च में भूमिगत कीट, दीमक, व्हाइट ग्राफ और नेमाटोड की रोकथाम के लिए 2 कुंटल नीम की खली जो बाजार में मिलती है नीम की निबोली से, जब हम तेल निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ पदार्थ रहता है उसको नीम की खली बोला जाता है। तो 2 कुंटल प्रति एकड़ हमें नीम की खली का उपयोग करना है। 100 कुंटल प्रति एकड़ गोबर की खाद का उपयोग करना है। इसके बाद मृदा परीक्षण के अनुसार 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जिंक कोटेड यदि मिल जाए तो बेहतर है। 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट आधार खाद के रूप में मिर्च की बुआई के 7 दिन पहले, साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास, ये आपको 50 किलो प्रति एकड़, ये भी मिर्च की रोपाई या बुआई के 60 दिन पहले। और ये मृदा में जिंक की कमी हो और सल्फर की कमी हो तो जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़, ये भी बुआई के 7 दिन पहले। और यदि बोरान की कमी मिट्टी में आई है तो 4 किलो बोरेक्स प्रति एकड़ बुआई के पहले आप खेत में डालें। इसके बाद ये अधिकांशतः सब्जियों में, टमाटर में, मिर्च में, बैगन में,
फूल गोभी, पत्ता गोभी में ये अनुशंसा है और मृदा परीक्षण के आप अनुशंसा के अनुसार कार्य करें। इसके बाद आप मिर्च के लिए बेड तैयार कर लें। मिर्च है, टमाटर है, सभी के बेड पे यदि आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। तो 4 से 4.5 फीट की दूरी पे 2 फीट चौड़े और 1 फीट ऊंचे बेड बना लीजिए और उस बेड पे आप ड्रिप लगाइए। और ड्रिप लगाने के बाद सब्जियों में, विशेषकर मिर्ची में, टमाटर में, बैगन में और आपके लौकी, कद्दू, गिलकी, तरबूज, इसमें 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्चिंग लगाइए। 30 माइक्रोन कम से कम रखिए। किसान कभी कभी सस्ते में 20 माइक्रोन की लगा लेते हैं, उससे खरपतवार बाहर निकल जाते हैं और बीच में फट जाती है। तो 30 माइक्रोन मोटाई की प्लास्टिक शीट लगाते हैं तो इससे आपका सब्जियों में, मिर्ची में, टमाटर में हमारा जो अनुसंधान है 40 से 50% उपज उसकी बढ़ती है और ड्रिप से भी 50 से 60% आपकी उपज ज़्यादा होती है। यदि किसान भाई 2 तकनीक, ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करें, इसी से उत्पादन दुगना हो जाता है। यदि आप 1 एकड़ में 10 कुंटल मिर्ची लगा रहे हैं, ड्रिप मल्चिंग लगा देंगे तो आप 20 कुंटल प्रति एकड़ पर पहुंच जाएंगे। तो छोटी छोटी तकनीक आपके उत्पादन में बहुत अधिक अंतर करती है। और लागत, यदि आप प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं तो आपकी लागत में कमी आती है क्योंकि खरपतवार नहीं उगेंगे। और जहाँ आप प्लास्टिक मल्चिंग लगेगी वहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व, जो सूक्ष्म जीव कीट होते हैं, विशेषकर थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है और मकड़ी है, जो रस चूसक कीट होते हैं वो कम लगते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट सामने आए। तो आप प्लास्टिक मल्चिंग 30 माइक्रोन का यूज़ करें। इसके बाद किसान भाइयों, आप स्वस्थ मिर्च की पौध की रोपाई करें। मिर्च की पौध की रोपाई करने के पहले उसका जड़ों का ट्रीटमेंट जरूर करें। जड़ों के ट्रीटमेंट के लिए 10 लीटर आप पानी लें। 10 लीटर पानी में आप मिर्ची, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी सभी की पौध में 10 लीटर पानी में 20 ग्राम कार्बेंडिजिम और मैनकोजेब का पाउडर आता है उसको डालें और 3 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल 10 लीटर में 20 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का पाउडर और 3 ml इमिडाक्लोप्रिड आप उसको डालें और उसकी जड़ों को 20 मिनट तक डुबो के आप उसकी रोपाई करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मिर्च में रूट राट, काला राट, इसकी समस्या जो आती है उस पर रोकथाम होगी। साथ में 15-20 दिन तक रस चूसने वाले कीड़े आपको कम लगेंगे। रोपाई के बाद आती है फर्टिगेशन की बात। तो मैंने जैसे बताया कि हमें न्यूट्रिएंट्स का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है। 33% अपने को ऑर्गेनिक से, 33% अपने को 12-32-16 DAP, पोटास, यूरिया से और बाकी 33% अपने को जो पानी में घुलनशील उर्वरक हैं उनसे देना है। तो मिर्च में वीकली, सप्ताह में 2 बार आपको फर्टिगेशन करना है। तो फर्टिगेशन में आप यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट 19-19-19, 0-52-34, 13-0-45, 12-61-0, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरान, इन सब का फर्टिगेशन में उपयोग कर सकते हैं। तो सप्ताह में 2 बार आप 19-19-19 2 किलो प्रति एकड़ या अमोनियम सल्फेट 2 किलो प्रति एकड़ और 24-24-0 2 किलो प्रति एकड़ या यूरिया 2 किलो प्रति एकड़, 24-24-0 2 किलो प्रति एकड़ और म्यूरेट ऑफ पोटास 2 किलो प्रति एकड़ इसको दे सकते हैं। या 19-19-19 2 किलो प्रति एकड़, 12-61-0 या 0-0-50 2 किलो प्रति एकड़ सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट ये पौधों के फलों के विकास के लिए, पौधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो प्रति एकड़ महीने में 1 बार दे सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट ये पानी में घुलनशील आता है, इसको 2 किलो प्रति एकड़, इसको भी आप महीने में 1 बार दें। इसके बाद बोरान, ये परागण जब होता है तो पोलन ट्यूब बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे फ्रूट सेट अच्छा होता है। यदि मिट्टी में बोरान की कमी है तो आपके फूल झड़ेंगे, पोलिनेशन तो होगा लेकिन फ्रूट सेट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्रूट सेट नहीं होगा और छोटे छोटे फूल ही झड़ जाएंगे। तो इसके लिए बोरान 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से आप चला सकते हैं। या माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें बोरान हो उसका फूल आने के पहले और फूल आने के बाद
आप इसका छिड़काव करें। इसकी मात्रा रहेगी 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करें। डोज याद रखें, माइक्रोन्यूट्रिएंट 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करेंगे तो आपकी जो मिर्च है उसमें फूल झड़ने की समस्या आपकी रुकेगी। और इस तरह से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन, ड्रिप से सिंचाई, मल्चिंग का उपयोग करेंगे तो 1 एकड़ में आपकी 20 कुंटल लाल सूखी मिर्च निकल सकती है। और बाज़ार में जैसे मैंने बताया 150 रुपये किलो भाव रहता है तो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मिर्ची निकलती है। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है, 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध मुनाफा होता है। तो मेरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे आज लेक्चर था। आगे की चर्चा हमारे दूसरे वैज्ञानिक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको गौर से सुनना है, तो अभी आपकी जो है वो परीक्षा होगी कि आपने कितना गौर से सुना है। सर ने जो बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे और आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी का परीक्षण मिर्ची की खेती या सब्जियों की खेती के लिए आवश्यक है। किसी भी फसल के वृद्धि और विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? चंदन कुमार कुशवाहा, ग्राम नागजिरी से, विकासखंड गोगावा। सर 17 पोषक तत्व। सही है मैडम। सर ऊपर आ जाइए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर माना सोलंकी मैम, ADA आत्मा से। मैम आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। तो अभी जो हम बात करेंगे, जो हमारा आज का विषय है मिर्ची और सब्जियों के प्रबंधन को लेकर, हमारे साथ धानुका एग्रीटेक के कुछ एक्सपर्ट यहाँ हैं, लेकिन हमारे साथ सुबोध गुप्ता सर हैं DGM मार्केटिंग। वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, तो वो ऑनलाइन जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अभी मैं LED पे उनको जोड़ूंगी और वो आपको बताएंगे कि धानुका का जो एक कैंपेन है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, वो कैंपेन क्या है और सब्जियों की खेती के लिए किसानों क्या क्या इनिशिएटिव धानुका ने स्टार्ट किया है उसके बारे में अभी वो बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप जो है वो यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनको बताइए कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और धानुका की सब्जियों की खेती के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है। अंशु मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी उपस्थित हमारे जितने हमारे अधिकारीगण हैं कृषि विज्ञान केंद्र से और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और धानुका की टीम जो वहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे किसान भाई सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसी क्या चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरा सेशन है उसमें मैं वो सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है वो दे सकूँ, ताकि आपकी मिट्टी की खेती में आपकी आमदनी अधिक हो सके। साथ ही साथ धानुका का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम एक हमारा ऑल इंडिया कैंपेन है, जो हम किसानों को नमन कर रहे हैं, हमारे किसानों को जो उन्होंने कार्य किए हैं। तो धानुका के साथ लाखों लोगों ने किया। किसानों को उनके समर्पण, दृढ़ संकल्प और धैर्य के लिए प्रणाम, क्योंकि हमारा मानना है कि किसानों को महज अन्नदाता कहना ही काफ़ी नहीं है। तो आप भी जुड़े मेरे साथ और इस वीडियो के बाद हम सभी एक साथ, हम सभी किसान भाइयों को पूरे भारतवर्ष में साथ में नमन करेंगे। तो एक वीडियो मैं प्ले करूँगा, आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेकर के चलता हूं और मिर्ची के हमारे जितने किसान भाई हैं
उनकी फसल कैसे गुणवत्ता युक्त हो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो किसान भाइयों, हमारी जो नर्सरी है, नर्सरी का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप सभी के यहाँ पे अभी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो हो चुका होगा या कहीं पे हो रहा होगा। तो नर्सरी में अगर हम बात करें, नर्सरी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? नर्सरी में आपको जड़ गलन का रोग देखने को मिलता है, कभी कभार अर्ली ब्लाइट और डाईबैक और एंथ्रेक्नोज हमारे को देखने को मिलता है। तो नर्सरी में अगर कॉम्प्लेक्स डिसीजेज आती हैं, उसमें वो फंगल भी हो सकती हैं और बैक्टीरियल भी हो सकती हैं। तो दोनों का नियंत्रण करने के लिए, नर्सरी को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम समतल ज़मीन पर नर्सरी जो है वो नहीं लगाएं, हमेशा जो है वो क्यारियां बना करके जो है हम एक एक बीज का जो है वो लगाएं, एक एक बीज को हम लगाएं, क्योंकि बीज हमारा इतना महंगा होता है कि एक बीज का नुकसान मतलब एक पौधे का नुकसान, और एक पौधे का नुकसान मतलब हम कितने किलो मिर्ची जो है वो हमारी नुकसान हो जा रही है, जो हमें नहीं मिल पा रही। तो हमारी सब्जी की खेती में नर्सरी का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि आप देखेंगे ये जड़ गलन जो है ये अलग अलग फंगल और बैक्टीरियल जो है प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जैसे कि पीथियम है, फाइटोफ्थोरा है, राइजोक्टोनिया है, फ्यूजेरियम है। तो अगर हमें नर्सरी स्वस्थ रखनी है तो उसके लिए हमें उसको बीमारी से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दवाइयाँ प्रयोग करने से पहले हमें ये ध्यान रखें कि क्यारी अगर आपने बनाई है तो वहाँ पे पानी रुके नहीं। पानी जो है जहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे फिर फंगल प्रॉब्लम आने की समस्या हो जाएगी। पानी का निसार बराबर होते रहना चाहिए। किसान भाइयों, एक ऐसी दवा जो बैक्टीरियल और फंगल दोनों का मिश्रण है, जिसे आप जानते होंगे कोनिका के नाम से। तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कोनिका एक ऐसी दवाई लेकर के आई है जिससे हमारे किसान भाई अगर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करेंगे अपनी नर्सरी में तो उनकी नर्सरी जो है वो स्वस्थ रहेगी। आप ये कुछ रिजल्ट देख सकते हैं कंपैरिजन में कि नर्सरी में जब इसका प्रयोग करते हैं तो नर्सरी जल्दी भी तैयार होती है और स्वस्थ तैयार होती है, क्योंकि रोग नहीं आएगा तो नर्सरी जो है वो अपनी निर्धारित जो उसकी स्पीड है उस स्पीड पर वो तैयार होगी। तो कुछ इस तरीके से और अक्रॉस इंडिया के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जहां कोनिका द्वारा उपचारित नर्सरी, जहां पे जड़ गलन आ गया था, वहां पे रोग को रोक दिया गया और रोग को रोकने के बाद में कैसे जो हमारी नर्सरी है वो स्वस्थ जो है दोबारा से चल पड़ी। तो आप देख सकते हैं ये। किसान भाइयों, अगर मैं आपकी मिर्ची की फसल की स्टेजेस अवस्था की बात करूं तो आप 30 दिन 35 दिन के अंदर में नर्सरी की जो पौध होती है उसको रोपाई कर देते हैं अपने खेत में। उसके बाद में 0 से 15 दिन, 0 से 15 दिन प्लांटिंग के बाद में, ट्रांसप्लांटिंग के बाद में, फिर 15 से 30 दिन, 30 से 50 दिन और 50 से 70 दिन जिसमें हम पहली तुड़ाई भी लेते हैं। ये सारी अवस्थाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर अवस्था का एक अपना महत्व है। इन अवस्थाओं में हम ऐसा क्या करें कि हमारी मिर्ची की फसल स्वस्थ रहे और हमारे को अच्छी आमदनी हो, मैं आपको वो अब बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, जब आप अपनी फसल में रोपाई के बाद में खाद देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमारी जो जड़ें हैं वो सही तरीके से इस्टेब्लिश हो, सही तरीके से ग्रिप बने। शुरुआत में ही जब हम घर बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि घर की नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि हमारा घर मजबूती से चल सके, रह सके, हमें वो एक आश्रय हमें दे सके। उसी प्रकार हमारा पौधा भी अगर जड़ मजबूत होगी तो हमारा पौधा हमें आगे चल के अच्छा उत्पादन जो है वो देगा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जो माइकोर द्वारा उपचारित ये कोकोपिट जो है उसमें हमने इसका डेमो करके दिखाया था अलग अलग जगह किसानों को। ये महाराष्ट्र की बात है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइकोर द्वारा उपचारित है उसकी जड़ें कितनी ज़्यादा विकसित और स्वस्थ नज़र आ रही हैं। आपको मैं ये खेत का भी आगे पिक्चर दिखाऊंगा। तो जब आप शुरुआत में खाद देते हैं, खाद के साथ में माइकोर जो है 4 किलो जो है उसका छिटाव ज़रूर करें। माइकोर जो है ये बायो फर्टिलाइज़र है, ये जा कर के जड़ों के साथ
जो है ग्रिप जो है ये बना लेता है, चिपक जाता है, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पौधे को जो नहीं भी मिल पाता, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारे से खाने की थाली दूर रहेगी तो हम जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम वो थाली को नहीं उठा पाएंगे। उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी खाद वहां पे पड़ी हुई है, हमारी जड़ें यहाँ पे हैं, तो उसी प्रकार हमारी जड़ें भी उस न्यूट्रिशन को, उस पदार्थ को नहीं ले सकती। तो उसके लिए अगर जड़ें हमारी विकसित रहेंगी तो हमारे को फायदा बहुत बड़ा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जड़ें कैसे जो है विकसित रहेंगी। साथ ही साथ 0 से 15 दिन के आसपास में जब भी आप पहली बार खाद दे रहे हैं रोपाई करने के बाद में, तो माइकोर का 4 किलो आप प्रयोग ज़रूर करें। तो उसी प्रकार जो भी न्यूट्रिशन है वो जड़ें जो हैं वो हमारे पौधे को देंगी। आप देखिए कि ये क्या करेगा कि जो हमारा रूट का सरफेस है उसको सॉइल में बड़ा कर देगा, इस्टेब्लिश कर देगा, इन्हांस कर देगा, जिससे हमारी फसल को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। और साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है वो सांस ले सकेगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे किसान माइकोर का प्रयोग करके अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाएं और हमारे पौधे को भी जो है वो हमारा जड़ों द्वारा विकसित जो होगा, जो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, उससे हमारा पौधा भी स्वस्थ होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन भी होगा, पानी जो है वो ले सकेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माइकोर का प्रयोग जो है ज़रूर करें, ताकि आपकी जड़ों का विकास हो और आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं मिर्ची के पौधे में ये जड़ें कहाँ तक जो हैं ये जा रही। तो कहने का मतलब है कि आपको कितना ज़्यादा बड़ा मुनाफा जो है हो सकता है और आपको पौधे को कितना जो है वो फल जो है वो प्राप्ति हो सकती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रयोग हर एक किसान 4 किलो जो है वो ज़रूर करे, उससे उसको बहुत बड़ा मुनाफा जो है वो निश्चित है। सारे खेत में करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार 4 किलो अपने खेत में करके ज़रूर जो है वो आप देखें। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कोनिका के बारे में, जो नर्सरी में आपने प्रयोग करना है। आप जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो जनरली किसान थायोफिनेट मिथाइल का प्रयोग करता है। तो थायोफिनेट मिथाइल जो है एक फफूंदी नाशक है। धानुका एक ऐसा उत्पाद लेकर के आई है जो थायोफिनेट मिथाइल के साथ में कासुगामाइसिन है, मतलब बैक्टीरियल और फंगल दोनों का प्रयोग जो है आपको एक साथ जो है वो मिलेगा जब आप उपयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग आप 25 दिन तक, रोपाई के 25 दिन तक आप अवश्य करें, ताकि आप अपनी फसल को फफूंद और बैक्टीरियल दोनों से, जीवाणुओं से, दोनों से बचा सकें। तो ये ज़ेनेट है, 400 ml इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको जो है काफ़ी मुनाफा जो है वो मिलेगा फफूंद जनित और जीवाणु जनित जो रोग हैं उनसे। 400 ml आपको इसको प्रयोग करना है। उसके बाद में 25 से 40 दिन के बीच में आप कोनिका का स्प्रे 300 ग्राम करें, ताकि आप डैम्पिंग ऑफ तो शुरुआत में हो गया, फिर लीफ स्पॉट, डाईबैक और एंथ्रेक्नोज से अपनी फसल को बचा सकें। किसान भाई, तो 25 दिन की अवस्था पे जब ये प्रयोग किया गया तो ये देखा, ऊपर वाला जो इमेज आप देख रहे हैं ये कोनिका उपचारित है और नीचे वाला जो है वो किसान अभ्यास है। आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और जल्दी चलेगी भी, क्योंकि मंडी में पहला दाम अगर आप पकड़ेंगे तो आपको फायदा, मुनाफा जो है वो निश्चित है। तो ये कुछ रिजल्ट कोनिका के 25 से 35 दिन के बाद में, जब हम इसको 20 दिन बाद दोबारा हमने किया, जब प्रॉब्लम आई, फ्रूट रॉट आया, तब भी आप देख सकते हैं कितना शानदार जो है रिजल्ट है। किसान भाइयों, अगर आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं या आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, फ्लावर आने की अवस्था पे अगर आप लस्टर का प्रयोग करेंगे तो आपका फ्लावर रिटेंशन भी होगा, साथ ही साथ आपको फ्रूट सेटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रूट सेट होना फ्लावरिंग के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मिर्ची हो या टमाटर हो। ये भी उत्पाद जो है लस्टर सिर्फ धानुका के पास में है, और जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, आप देख सकते हैं, और पौधे में अच्छे से ये चला जा रहा है और आपकी फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग को अच्छा करेगा। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिव रिजल्ट जहाँ पे लस्टर द्वारा उपचारित है और फील्ड जो है कंपैरेटिव आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, माइकोर एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब एक ऐसा क्रांति लाने वाला उत्पाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके
मिर्ची की फसल में कीटों का नियंत्रण बहुत ही अद्भुत तरीके से करेगा। साउथ में गुंटूर की बात करें या बेलारी की बात करें, वहां के किसानों की सारी समस्याओं का जड़ जो है वो इस प्रोडक्ट ने पकड़ लिया है। ये जो उत्पाद है, ये वीडियो आप देख चुके हैं, मैं इसलिए स्किप करूंगा, समय का कमी है। तो इटाफोन प्रॉक्स 6% और डाइफेंथुरान का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ धानुका के पास में है, जो ना कि सिर्फ थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई सभी का नियंत्रण एक साथ करता है। आपको हर बीमारी, हर कीट के लिए 2-2 दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर आप डिसाइड का प्रयोग करेंगे तो आपको एक ही दवाई से तीनों कीटों का नियंत्रण जो है हो जाएगा। इसका जो डोज है 500 ग्राम प्रति एकड़ है। तो अगर किसान 2 दवाइयां डाल रहा है, थ्रिप्स के लिए अलग, माइट्स के लिए अलग, व्हाइट फ्लाई के लिए अलग, तो एक दवाई जो है डिसाइड वो एक ही काफ़ी है, ऐसा हमारा कहना है। और आपको इससे बहुत मुनाफा जो है वो निश्चित तौर पे मिलेगा। तो इसका मुनाफा कैसे मिलेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ और रिजल्ट के ज़रिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो टमाटर, भिंडी, कपास, ब्रिंजल और कुकुरबिट्स, साथ ही साथ मिर्ची, तो इन फसलों में इसको ले जा सकते हैं। आप देखिए कि जब गुरचा लग जाता है, पत्ता मुड़ जाता है, तो ये इमेज में ETL लेवल से भी जो है ऊपर जो है वो जा चुका था। उसके बाद भी जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो हमारे को दिखा कि 5 दिन के अंदर में पत्ते जो हैं वो खुलने लग गए और जो ग्रीनरी थी वो हमें ज़्यादा और दिखने लग गई। किसान भाइयों, ये मैंने नागपुर में कैप्चर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कैसा था जो है, और बाद में डिसाइड के बाद, प्रयोग करने के बाद पत्ते जो है वो तुरंत खुल गए। तो चाहे व्हाइट फ्लाई हो, माइट्स हो, थ्रिप्स हो, सबका नियंत्रण जो है एक साथ जो है देखने को मिला। अगर आप कपास की भी खेती कर रहे हैं तो कपास में जेसेड, एफिड को भी नियंत्रण करेगा, थ्रिप्स को नियंत्रण करेगा, माइट्स को नियंत्रण करेगा, व्हाइट फ्लाई को नियंत्रण करेगा। ऐसा मार्केट में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ नियंत्रण करे। आपके स्प्रे के कॉस्ट को बचाएगा, आपके समय को बचाएगा और आपको बहुत शानदार रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो ये कपास में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ETL लेवल के अबव होने के बाद भी जब स्प्रे किया गया तो किस तरीके से नियंत्रण जो है वो हमें देखने को मिला। किसान भाइयों, आखिरी में एक उत्पाद आता है निसोडियम, जो कि मिर्ची की फसल में अगर आपका पाउडरी मिल्ड्यू आता है, जिसे कोई छाछिया बोलता है, कोई दूध वाला जो उसमें वाइट आ जाता है पूरा, वो हो जाता है, तो निसोडियम साइक्लोफेनामिड है। ये भी टेक्नोलॉजी सिर्फ धानुका के पास में है। 120 ml प्रति एकड़ आप इसको प्रयोग करेंगे, 50 से 70 दिन के आसपास में आपको पाउडरी देखने को मिलता है। तो पत्ते गिरने लग जाएंगे पीले होकर के, तो आपके फ्रूट जो है वो सूर्य के सामने आ जाएंगे, जिससे आपका उत्पाद पे भी फर्क जो है वो पड़ेगा, पौधा कमजोर हो जाएगा। लेकिन निसोडियम का प्रयोग करने के बाद में वो रोग वहीं रुक जाएगा। बहुत ही शानदार क्यूरेटिव है, बीमारी आने के बाद भी बीमारी को वहीं पे रोक करके खत्म कर देगा। किसान भाई, आप देख सकते हैं जहाँ उपचारित है वहाँ पे स्पोर का कंट्रोल तुरंत हमारे को देखने को मिल रहा है। तो ये साउथ के किसान हैं जिन्होंने निसोडियम का प्रयोग किया और उन्हें बहुत मुनाफा जो है वो प्राप्त हुआ। किसान भाइयों, आपकी सभी दवाइयाँ, चाहे आप किसी भी कंपनी की प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप 1 ml वेटसेट अगर आप डालेंगे तो आपकी दवाइयों की इफिकेसी, काम करने की क्षमता को ये दोगुना कर देता है वेटसेट। और साथ ही साथ कभी कभार दवाइयों में स्मेल भी रहती है, दुर्गंध भी रहती है, तो वेटसेट जो है वो संतरे के जो पील होता है उससे तैयार है, ऑर्गेनिक है ये चीज़, और ये तैयार है। तो ये आपको जो स्मेल है, हमारे क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, तो उससे हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो दूर चली जाती हैं हमारी दवाइयों के स्प्रे से। लेकिन अगर आप वेटसेट प्रयोग करेंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा और अट्रैक्ट करेगा मधुमक्खियों को, जिससे आपका क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपकी इफिकेसी बढ़ाने का काम करेगा। इसका 1 ml प्रयोग जो है आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, फंगस आता क्यों है? क्योंकि पानी का मॉइस्चर रहता है, ये लीफ पे मॉइस्चर रहने ही नहीं देता। मानिए बारिश हो गई, बारिश होने के बाद भी वेटसेट अगर आपने स्प्रे किया है तो ये पत्तों पे जो मॉइस्चर रहेगा, जो ड्यू रहेगी, उसको तुरंत जो है ड्राई कर देगा। इसका रीवेटिंग कैपेसिटी है, बहुत अच्छा आपको फायदा इससे मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये पूरा एक शेड्यूल है मिर्ची का। अगर किसी किसान भाई ने ये शेड्यूल अपनाया, और इस बार हम कुछ किसानों के यहाँ पे ये शेड्यूल हमारी टीम जो वहाँ उपस्थित है वो लेकर के जाएगी, और निश्चित है कि हम
नंबर 1 बना सकते हैं निमाड़ की बेल्ट को, अगर मैं गुंटूर से कंपैरिजन करूं तो। क्योंकि हमारे निमाड़ के किसान, हमारे खरगोन के किसान में इतनी काबिलियत है कि वो इतनी शानदार मिर्ची करें और अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकें। और हम आपके इस लक्ष्य में हम आपके साथ हैं कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। आज मैं दूर हूं, लेकिन कुछ टाइम बाद में आपके यहाँ पे फील्ड पे आकर के ये डेमोज करेंगे और आपके साथ में जुड़ेंगे। तो आज मेरी तरफ से इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि हर स्पीकर को आपको गौर से सुनना है, तो सर आपको एक सवाल पूछना है और मैं यहाँ पे अखिल शर्मा सर से निवेदन करना चाहूँगी, सर आप स्टेज पे आ जाइए। सवाल ये है कि मैंने एक उत्पाद के बारे में बताया है जिसका स्लोगन है एक ही काफ़ी है, और वो आपकी मिर्ची की फसल में थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण करेगा। आप सभी हाथ खड़ा करें कि ये उत्पाद का नाम क्या है और इसकी डोज क्या है। अमर जादव, ग्राम दाऊदखेड़ी चौमे में। जवाब। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए सर ने कहा डेसीट का उपयोग करेंगे, तो थ्रिप्स के जो पत्ते सिकुड़ते हैं वो सिकुड़ेंगे नहीं और उसमें पत्ते खुलेंगे। थ्रिप्स डेसीट का डिसाइड है, प्रोनाउंसिएशन डिसाइड है। सर ऊपर आ जाइए। धानुका की तरफ से हमारे साथ जो हैं वो एक और एक्सपर्ट है, एएसएम है आप लोगों के ही बीच से, निखिल मालवीय जी, जो कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ 2 लाइन कहना चाहते हैं। सर प्लीज़ आ जाइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निखिल मालवीय धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं खरगोन कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से पधारे सभी पदाधिकारीगण, पीएस बडोले सर, एसके त्यागी सर, वाईके जैन सर, आत्मा प्रोजेक्ट से मैम और यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों, इंडिया का प्रणाम देश के हर किसान के नाम। जैसा कि आपको त्यागी सर ने बताया कि मिर्च की फसल हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हम उससे कितना उत्पादन और कितना मुनाफा कमा सकते हैं, तो आपको मिर्च और मिर्च से संबंधित बीमारियों और उनका कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में सुबोध गुप्ता सर ने ऑनलाइन माध्यम से आपको बताया। मैं एक बार पुनः उन्हीं बातों को दोहराऊंगा कि नर्सरी की समस्त बीमारियों के लिए हम कोनिका का प्रयोग कर सकते हैं। जड़ों के विकास और आपके द्वारा दिए गए फर्टिलाइज़र के बेहतर उपयोग के लिए माइकोर का प्रयोग 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और जैसा आपको बताया, एक बेहतरीन उत्पाद धानुका का जो एक साथ थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा। डिसाइड का प्रयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको भभूतिया भी बोलते हैं, भभूतिया के लिए हमारे पास एक बेहतरीन उत्पाद है जिसका नाम है निसोडियम। 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे जो उत्पाद हैं धानुका के, ये आपकी मिर्च की फसल को रोग से मुक्त रखेंगे और आपके मुनाफे में बढ़ावा देंगे। तो आप लोगों को याद रखना है ये सारे प्रोडक्ट्स। एक बार पुनः मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ग्रीन टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच जो है प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खरगोन से एक्सपर्ट हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि आप जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि प्लांट प्रोटेक्शन क्रॉप में या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में, क्रॉप्स में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो हमारे बीच है डॉक्टर वाईके जैन सर, सीनियर साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम ग्रीन इंडिया की तरफ से मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि मुझे किसानों से रूबरू करवाया। वैसे मैं कहीं लगभग 10-15 साल से इस ज़िले में काम कर रहा हूं। मिर्च इस ज़िले की एक प्रमुख फसल है और इस ज़िले में मिर्च पहले लगभग 10 से 15 हज़ार हेक्टेयर में लगती थी। 5-7 साल लगभग लास्ट 5 ईयर से ये 40 से 45 हज़ार हेक्टेयर में लग रही है। और जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा और नई प्रजातियां आई जिनमें रोग की तीव्रता, मतलब कई तरह के रोग लगने लगे और इन बीमारियों के कारण, रोगों के कारण
मिर्च का उत्पादन पिछले 2-3 सालों से कई मिर्ची के प्लांट फेल हो रहे हैं। उनमें बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि मिर्च की हम रोपणी लगभग अखाती तीज का आसपास, मैं निमाड़ी में बोलूँगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिर्च की रोपणी जो है वो हम अखाती तीज का आसपास लगाना शुरू करी देवान, पर हमारा यहाँ जो रोपणी लगावान हम वो रोपणी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हैं। बीज आप खरीदो बाजार से, क्योंकि लगभग 99% बीज संकर जाति को बीज लगे राज, तो संकर जाति की मिर्ची जो है वो अपना क्षेत्र में लगी रही। तो अपना का मिर्च को बीज का लगाना का पहला फफूंदनाशी दवाई से उपचार करना चाहिए। जो भी बाजार में आपका फफूंदनाशी दवाई बीजोपचार का लैंड मिला, जैसे वीटावेक्स से या एका से उपचार करना चाहिए। यदि आप जैविक उपचार करना चाहिए, क्योंकि आजकल जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती को भी बहुत प्रचार चली रोज कि किसान जो दवाई को उपयोग करी रहा है उसका साथ में अपन थोड़ा सा, क्योंकि जो दवाई अपन एक्सपोर्ट करा बाहर, जो मिर्ची अपन बाहर भेजा उसका पर दवाई को टेस्टिंग हो, और यदि वो दवाई मिर्ची में पाई गई तो आपको जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी की मिर्ची है वो पूरा माल फेल हो जाए। तो ओखर रोकना का लेना आपका बीज शुरू से मिर्ची का बीज का फफूंदनाशी दवाई से या फिर जैविक उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा हजारियनम एक फफूंदनाशी है जो फफूंद है, एका से बीजोपचार करोगा तो आपका यहाँ ये जो बीमारी ना रोपा में लगज, गोड़ आपका रोपो सूखी जाए या खेत में आपकी फफूंद से सूखने की समस्या आवाज वो नहीं आएगी। एक समस्या तो ये अपन तो रोपा का आपका बतलाई दियो कि रोपो बीज का कतार में लगाया हुआ बीज उपचार करा, और रोपणी जो है जहाँ रोपणी आपने लगाई दी, पर आगे ध्यान रखा कि रोपणी भी जमीन से कम 4 से 6 इंच ऊपर होए और उपचारित बीज का कतार में बोआ, और कीटनाशी दवाई को ओका पर जरूर छिड़काव करा। जेका से यदि आप चाहो तो ओका में जाली जो मच्छरदानी आवज या ग्रीन नेट आवज ओखा लगाई कर रखा, जेका से मिर्ची का ऊपर रस चूसने वाला कीड़ाणु को प्रकोप नहीं होगा। आपका यहाँ यदि रोपणी में एक चक्कर रस चूसने वाला कीड़ाणु को प्रकोप हुई गो तो आपका यहाँ वायरस की बीमारी जो कुकड़ा जगह में पत्ती ना कुकड़ी जाए उन्हें बीमारी का कोई नहीं रोक सकते ही, क्योंकि वायरस की जो बीमारी है विषाणु रोग है जो ये रोग आपका यहाँ रस चूसने वाला कीड़ा एक पौधा से दूसरा पौधा पर फैलाए। बीमारी वो वायरस जो वायरस है वो एक पौधा से दूसरा पौधा पर नहीं जाते हुई, उसका जो रस चूसने वाला कीड़ा है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मछली जगह कहो आप वाइट फ्लाई, मकड़ी, ये एक पौधा से दूसरा पौधा पर लई जाए। तो एका रोकना कारण आपका कीटनाशी दवाई को छिड़काव, जैसा कि आपका जो भी दवाई अभी बतलाई वो आप छिड़काव करी सको, और ये दवाई का उपयोग करोगा तो आपकी रोपणी बिल्कुल शुद्ध होगी और रोग रहित होगी। यदि असा बीज का असा रोपा का आप खेत में ले जाओगा तो आपका यहाँ बीमारी नहीं आएगी। अपना यहाँ रोपणी जनरली अखाती तीज का आसपास लगावा अपन, और अभी जून का 15 जून का बाद में जसो पानी गिरने शुरू हुए कि खेत में रोपा का लगावा, तो अपना यहाँ सबसे पहली बीमारी आवाज कि खेत में आपको रोपो सूखना लगी जाए। खेत में आपने गोड़ लगायो तो अपन गोड़ सूखना लगी जाए। तो एकालन सबसे बढ़िया दवाई है कि आप खेत का भी गर्मी की गहरी जुताई करो और ओका में गोबर का खाद में, सड़ेल गोबर का खाद में करीब 12 किलो 500 क्विंटल 5 क्विंटल गोबर का खाद में 12 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाकर खेत में हर साल आखिरी बखरनी पर डालोगा तो आपका खेत से धीरे धीरे सूखने वाली जो फफूंद है वो खत्म होती जाएगी, तो आपका यहाँ बीमारी कम होगी। यदि खेत पर बीमारी आई जाए आपका यहाँ तो आप ब्लू कॉपर जो दवाई आवाज ओको उपयोग कर सको और ओकी ड्रेंचिंग करी दो तो आपका यहाँ ये बीमारी नहीं आएगी। एक दूसरी समस्या आजकल निमाड़ में ये बात देखी हमने कि हर 2-3 साल में आप खेत में गोबर की खाद जरूर डालो, और ख़ास करके मिर्ची का खेत में आप जरूर डालो, और जिना साल आप मिर्ची का खेत में डालो यदि गोबर को खाद आपको कच्चो है तो आपका यहाँ बोनलो वाइट ग्रब या बोनलो जगह कहो आप
बोंडला की समस्या ज़्यादा है। और निमाड़ में पिछला 5-7 साल में बोंडला की समस्या ज़्यादा आने लगी गई। जो आपका मिर्ची, बैंगन, मूंगफली, तुअर और गन्ना, ये सब फसल, प्याज, इनमें सब में बोंडलो लगने लगी गोल। और एक कारण गोड़ वो तो जड़ काटी कर आगे ली जाए, पर ओका पर फफूंद को आक्रमण होने लगी गोज, और ओका कारण ये गोड़ सूखने लगी गाज। तो ये समस्या से निपटना का लेना आपको सड़ेल गोबर को खाद आखिरी बखरनी पर डालोगा तो आपका यहाँ समस्या नहीं आएगी। और ज़मीन में कीटनाशी दवाई को जो बोंडला का रोकना का लेन, जो डंटासूछ है या क्लोरोपायरीफास है कि ड्रेंचिंग करी देगा तो आपका ये समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार आप गोड़ खेत में लगाई दियो तो आपका यहाँ सबसे पहले समस्या आएगी लीफ कर्ल वायरस, मतलब विषाणु रोग की समस्या। अगस्त का महीना में सबसे पहली बीमारी जो दिखना शुरू हो जाए कि आपकी पत्ती ना नाव आकार की मुड़ना लगी जाए। और ये विषाणु रोग है, एक रोकना का लेना आपका 2-3 बातों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको बतलाया कि विषाणु रोग जो है, वायरस जो है, ये रस चूसने कीड़ाना का द्वारा एक पौधा से दूसरा पौधा पर, तो एक रोकना का लेना आपका कीटनाशी, जो दैहिक कीटनाशी दवाई न छे, जैसे आपका भी बतलाई भी थी, उसको भी उपयोग कर सको। और इनका दवाई ना का बदली कर 1-2 छिड़काव करोगा तो यदि आपका यहाँ वाइट फ्लावर मकड़ी का रोक के लियो तो आपका यहाँ ये बीमारी नहीं आएगी। एक बात और ध्यान रखो कि यदि आप पहले तो मैंने बतलाया आपका कि मिर्ची अपना यहाँ बहुत ज़्यादा क्षेत्र में लगने लगेगी, तो ये वायरस यदि आपका खेत में आएगो और ओका रस चूसने वाला कीड़ा आपका खेत से रस चूसी कर आपका दूसरा पड़ोस का खेत में चली जाएगा, या पड़ोस का खेत से रस चूसी कर आपका यहाँ आएगा, तो ये बीमारी का आपका यहाँ ले कर आएगा या आपका यहाँ से दूसरा खेत में ले जाएगा। तो एक रोकना का लेना आप क्या करो कि मिर्ची का खेत का चारी तरफ 4-5 कतार ज्वार मक्का की लगाई दो, तो दूसरा का खेत की बीमारी आपका खेत में नहीं आएगी और आपका खेत की बीमारी दूसरा के खेत में नहीं जाएगी। तो आप यदि ये तरीकों, जैविक तरीकों भी अपनाओगा कि ओका से नुकसान कहीं नहीं है, सिर्फ 4-5 कतार ज्वार मक्का के लगाई देगा, तो ये रस चूसने वाला कीड़ा आपका खेत से बाहर नहीं जा पाएगा या बाहर का खेत का आपका यहाँ नहीं आएगा, तो आपका यहाँ बीमारी नहीं आएगी। एक बाद में जैसो सितंबर अक्टूबर शुरू हुई हो तो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी आवज कि आपका यहाँ यह बीमारी गोड़ ऊपर से डीरी सुखने लगी जाए, मतलब कोलेडोट्राइकम फफूंद का कारण एक बीमारी अंगमारी या ब्लाइट आवज, जेका कारण शाखा न सूखने लगी जाए और गोड़ सूखने लगी जाए, पूरा गोड़ सूखी जाएगा और आपका कोई उत्पादन नहीं मिलेगा। एक कारण सबसे पहले ये बात है कि बोना का पहला बीज को बीज उपचार फफूंदनाशी दवाई से आपको जरूर करनी चाहिए। और एक कारण सबसे बढ़िया दवाई है माइकोब्यूटानिल या ब्लू कॉपर, ये दवाई का बदली कर छिड़काव करता रहोगा तो आपका यहाँ ये बीमारी नहीं आएगी और आपकी बीमारी रुकी जाएगी। जैसी ये बीमारी से आप निजात पाओगा तो अपना यहाँ जैसो बतलाया जो कि अभी पीपी पावर पॉइंट में कि धानुका की तरफ से कि यह बीमारी गुंटूर साइड में 70 दिन में आई जाए पाउडरी मिल्ड्यू। अपना यह बीमारी यह आवाज़ लगभग नवंबर-दिसंबर में, मतलब नवंबर-दिसंबर का महीना में आखिरी फसल का आखिरी में आपका यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू या भूरिया रोग की समस्या आवाज। भूरिया रोग की समस्या जो है यह भी एक फफूंद जनित रोग है। एक रोकना का लेना आपका जो दवाई बतलाई आपका वो या माइकोब्यूटानिल या सल्फर, वेटेबल सल्फर, ये दवाई का बदली कर छिड़काव करोगा तो आपका निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। इना हिसाब से आप मिर्ची में उत्पादन अच्छो ले सको। आपका ये मना ये बात में मिर्ची के जो रोग लगल ओका बारे में बतलाई। वसो आप कभी भी कोई समस्या हो तो आप कृषि अनुसंधान केंद्र खंडवा का पोस्टेड से आप कभी भी समस्या लेकर जो आपकी खेती की समस्या हो वो लेकर आई सको और वहाँ आपको निदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारा आज का विषय है, जनरली हम ट्रैक्टर ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं लेकिन टायर मेंटेनेंस पे हम नहीं ध्यान देते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम इन कार्यक्रम के माध्यम से टायर मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी ले, और साथ ही में हम जानकारी लेंगे किसानों के लिए सीएट के पास क्या है इसके बारे में सर बताएंगे। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम फरहान सिद्दीकी है और मैं सीएट स्पेशलिटी जो कि सीएट का एक डिवीज़न है, मैं उसमें मार्केटिंग देखता हूँ।
तकरीबन 95 साल का एक्सपीरियंस है सीएट को। 1958 में सीएट इंडिया में आया था और तब से इंडिया के पास है। इसके अलावा 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सीएट से में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस कैटेगरी में सीएट टायर्स का परचम लहरा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कार्स और एसयूवीज़ में। सबसे ज़्यादा कार्स और एसयूवीज़ में आपको सीएट के टायर्स दिखेंगे। उसके बाद टू व्हीलर्स में हमारा मार्केट डोमिनेंस है, सबसे ज़्यादा आपको टू व्हीलर्स में भी सीएट के टायर्स दिखेंगे। इसके बाद ट्रक बस के, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के, इन सब के टायर्स बनाती है। लेकिन मैं आज जिसके लिए आप लोगों के पास आया हूँ वो है हमारा सीएट स्पेशलिटी, जिसमें ओटीआर और फार्म कैटेगरी आता है। और आज मैं आपसे फार्म कैटेगरी के बारे में बातें करूंगा। तो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी 7 फैक्ट्रियां हैं, 6 इंडिया में, 1 श्रीलंका में। ये कुछ उसका नक्शा है। तो फार्म कैटेगरी में आपको सारे टायर मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे ट्रैक्टर के अगले टायर, पिछले टायर, ट्रॉली के टायर, आपके एनिमल ड्रिवन टायर्स, हार्वेस्टर के टायर्स। तो हमारी फार्म कैटेगरी में आपको सारे के सारे टायर्स मिल जाएंगे। अब आते हैं कि किसानों को क्या क्या समस्याएं आती हैं टायर का चयन करने के लिए, या टायर जब भी किसान अपना ट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो सॉइल कंपैक्शन की समस्या आती है कि दबाव हो जाता है मिट्टी में। इसके बाद लैक ऑफ ट्रैक्शन, तो ये सही से चक्का घूम नहीं पाता है खेत में, जिसकी वजह से अच्छी पकड़ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट चलेंगे तो पंचर होता है, डैमेज हो जाता है टायर, क्योंकि हाईवे से अलग चल रहा है ना, रोड से अलग, ये ऑफ रोड पे चल रहा है, तो टायर डैमेज होने की समस्या बहुत आती है। इसके बाद कई टायरों में डिज़ाइन अच्छा नहीं होता है, ट्रेड अच्छा नहीं होता है, ट्रेड जो उसकी गुड्डी एंड उसका डिज़ाइन होता है। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को टायर मैनेजमेंट में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा बात करें तो काउंटरफिट और सब स्टैंडर्ड टायर्स, जैसे हम कहते हैं लोकल टायर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वो वाला हिसाब किताब होता है। तो इन सब समस्याओं से निवारण पाने के लिए हमने लॉन्च किया है वर्धन। वर्धन भोलेनाथ का नाम भी है जिसके ऊपर हमने ये टायर लॉन्च किया है, और ये टायर इंडस्ट्री का सबसे हैवी टायर है। तो टायर्स जो है खेती में जब हम फार्मर्स यूज़ करते हैं, हमारे फार्मर भाई, तो दो उनके बेसिकली यूसेज होते हैं। एक आपका ढुलाई के लिए यूज़ होता है, जो आप सामान ढोते हैं, और दूसरा होता है खेती, और दोनों का ही एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनल ढुलाई होती है उसका डिफरेंट है और खेती का डिफरेंट है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में वर्धन का एक वीडियो आप लोगों को पहले दिखाना चाहूँगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मिट्टी से अच्छी उपज के लिए आपको चाहिए एक सच्चा साथी, जो है सबसे मजबूत और सबसे दमदार। पेश करते हैं सीएट की नई ट्रैक्टर टायर रेंज वर्धन। अब शुरू करें खेती जल्दी और आसानी से, क्योंकि वर्धन की गहरी गुड्डी दे सबसे मजबूत पकड़, सबसे लंबी जिंदगी। ये मिट्टी को फंसने ना दे और बढ़ाए आपको आगे। चलिए बेफिक्र, क्योंकि इसके अद्भुत लग डिफ्लेक्टर्स दें पंक्चर से सुरक्षा। ढलान और मोड़ पर वर्धन के स्टेप्ड साइड वॉल से मिले बेहतर स्थिरता। वर्धन का चौड़ा ट्रेड इसे दे बड़ा फुटप्रिंट, जिससे मिलती है ज्यादा भार उठाने की क्षमता। अब पाएं ज्यादा पैदावार, क्योंकि वर्धन के फ्रंट टायर में है मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स, जो दें मिट्टी पर मजबूत पकड़। अब उठाएं ज्यादा भार,
वर्धन के 4 रिब डिजाइन के साथ इसका 4 रिब डिजाइन वजन को समान रूप से बांटता है। मजबूती और लंबी उम्र देने के लिए बना आ गया है खेतों और रास्तों का सरताज, जो देगा आपको तरक्की पर पकड़। सीएट का दमदार ट्रैक्टर टायर वर्धन। तो जैसा मैंने बताया, वर्धन जो खेती और ढुलाई दोनों में दमदार प्रदर्शन इसने किया है। सबसे पहले वर्धन के पिछले टायर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत गहरी गुड्डी आती है जिससे आपको मिलता है लंबा जीवन, क्योंकि गुड्डी घिसती धीरे है तो उससे टायर लंबा चलता है। बेहतर कर्षण, क्योंकि गुड्डी का डिज़ाइन ऐसा है और गुड्डी गहरी है, उसकी वजह से आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है, तो टायर बहुत अच्छा पकड़ बना के चलता है ज़मीन में। जैसा मैं बता रहा था, ये खेती और ढुलाई दोनों में कारगर है और आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है, क्योंकि टायर पकड़ के चलता है तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है मिट्टी रोधक डिज़ाइन। तो जो लग्स का डिज़ाइन भी है उसको ऐसे बनाया गया है जिसके अंदर मिट्टी नहीं फंसती है। इसके अलावा मिट्टी का संघनन कम होता है, कंपैक्शन कम होता है मिट्टी का। और तीसरी जो इसके अंदर वो है, ये फिसलने नहीं देता है टायर को, ना ही जब आप गीली मिट्टी में भी यूज़ करते हैं तो टायर एक जगह पे खड़े होकर घूमता नहीं है, ये मिट्टी को पकड़ के चलता है। इसके अलावा तीसरी इसकी विशेषता जो है वो है चौड़ा ट्रेड। चौड़ा ट्रेड मतलब चौड़ा फुटप्रिंट, जिसकी वजह से आप ज़्यादा भार उठा सकते हैं, जिसकी वजह से टायर दिखता भी भारी है। आप मतलब अगर डाउन साइज में भी है तो वो दिखता अप साइज है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है इसका लग डिफ्लेक्टर, जिसकी वजह से पंचर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसके अंदर साइड वॉल्स भी इसकी मजबूत है, जिसकी वजह से कोई चीज़ अंदर घुस नहीं पाती और पंचर रेजिस्टेंट होता है ये। इसके बाद बात करते हैं अगले टायर के बारे में। इसमें भी अगले टायर में आपको जैसे वीडियो में आपने देखा, इसमें मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स हैं, 4 रिब डिज़ाइन है। इसके अलावा क्योंकि इसकी भी गुड्डी गहरी है तो इसका भी जीवन लंबा रहता है। मिट्टी में अगला टायर भी मजबूत पकड़ बना के चलता है और जैसा कि है 4 रिब डिज़ाइन, तो इसकी वजह से ये आपका भार उठाने में बहुत कारगर है। साइज़ेस की बात कर लें, ये किस किस साइज़ में उपलब्ध है। फ्रंट टायर जो है वो आपको 616 में और 750-16 में उपलब्ध हो जाएगा। रियर टायर जो है वो आपका 12/4-28, 13/6-28, 14/9-28 और 16/9-28 में उपलब्ध हो जाएगा। ये तो हो गई टायर की बात। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात किसानों के लिए। टायर तो ले लेते हैं पर उसकी सर्विस कैसी है, आगे चल के कैसा उसका रिस्पॉन्स है। तो देखिए, गारंटी वारंटी वही लोग आपको दे पाते हैं जिन्हें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है। हम दे रहे हैं 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, जिसके अंदर आपको 7 साल में अगर आपका टायर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से डैमेज होता है तो केवल आपसे घिसाई के पैसे लिए जाएंगे प्रोराटा बेसिस पे और टायर आपका चेंज करके दिया जाएगा। ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात। इसके अलावा बात करते हैं विशेष वारंटी की। तो विशेष वारंटी क्या है? विशेष वारंटी ये है कि मान लीजिए खेत में काम करते हुए आपका टायर फट जाता है और चलने की अवस्था में नहीं रहता है, सर्विसेबल नहीं है टायर। इस सिचुएशन में सीएट खाली आपसे घिसाई के पैसे लेके आपको टायर चेंज करके देगी, बशर्ते ये 3 साल से पहले और 50% से कम घिसा हो। ये एक साइज़ कंपैरिजन है, तो मैं आपको 13/6-28 में दिखाना चाहूँगा। ये बाकी ब्रांड से एक कंपैरिजन है जिसे हम साइड वॉल SW कहते हैं, सेक्शन विथ, जो कि आपका टायर का फुटप्रिंट होता है, कितना चौड़ा है कितना चौड़ा होता है टायर। उसमें अगर आप देखेंगे तो सीएट का वर्धन सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इसके अलावा रिप भी हमारा सबसे ज़्यादा पाएंगे और हर कैटेगरी में आप देखेंगे सीएट का वर्धन टायर जो है वो लीड कर रहा है। इसके अलावा आपको हार्वेस्टर की अगर ज़रूरत हो तो आयुष्मान का हार्वेस्टर भी आता है 18/4-30 के साइज़ में। मेरी तरफ से इतना ही। इसके अलावा मैं हमारे साथी यहाँ पे गौरव जी हैं, उनको भी बुलाना चाहूँगा कि अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो प्लीज़ कवर कर लें। गौरव जी प्लीज़ आएँ। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी सर ने आपको बताया सीएट के वर्धन टायर के बारे में,
तो ये टायर एक मल्टीपर्पज़ टायर है। ये आपको खेती में भी काम देगा, उसके साथ ढुलाई में भी काम देगा, क्योंकि आपको भी पता है आज की टाइम में कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल खेती तक सीमित नहीं रह गया, वो आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन के कामों में भी चल रहा है। उसके बाद जैसे ईंट भट्टे पे, रेती के भट्टे पे, सभी के कामों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। तो टायर भी हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपर्पज़ होना चाहिए कि उस टायर से हम लगा के ट्रैक्टर का हर इस्तेमाल में उपयोग कर सकें। वर्धन टायर एक मल्टीपर्पज़ टायर है। बाहर हमारा काउंटर भी है, और आपको टायर के बारे में जानकारी चाहिए और टायर आप देखना चाहते हैं तो आपको लाइव टायर बाहर देखने को भी मिल सकता है हमारा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर मैं चाहूँगी आपने जो बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछिए आप। मैंने वर्धन टायर की 4 विशेषताएं बताई हैं, कृपया उनके ऊपर मतलब वो बताएं वो कौन सी 4 विशेषताएं थी। नाम अजय मंडलोई, भगवानपुरा तहसील से। जवाब? इसकी 4 विशेषताएं हैं। एक तो ये चलने में मिट्टी को नहीं पकड़ता है, और दूसरा इसकी पंचर नहीं होता है गुट्टी के कारण, और चौड़ा होता है ताकि ज़्यादा भार उठा सके, और इसके ग्रिप मोटे होते हैं, लंबे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा सके। सर आगे आ जाइए, एक साथ बता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। एक हम वेलकम करेंगे और उसके बाद हमारे बीच जो है नाबार्ड से हैं सर, तो वो बताएंगे आपको एफपीओ के बारे में। मेरा नाम विजेंद्र पाटिल है, मैं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड खरगोन और बड़वानी ज़िले दोनों का कार्य देखता हूँ। और सबसे पहले मैं जो पूरी टीम है यहाँ पर, आयोजक टीम है, ग्रीन टीवी से, सीएट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ नाबार्ड और नाबार्ड में विशेषकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कृषक उत्पादक संगठन के बारे में बातें कुछ कह सकूं, जो हमारे किसान भाइयों को आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उनके प्रगति के लिए। तो नाबार्ड जो है बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, फिर बता दूं कि नाबार्ड भारत सरकार की एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स लेवल बॉडी है, शीर्ष विकास संस्था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण समृद्धि की ओर कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है। 3 मुख्य भूमिकाएं जिसके अंदर नाबार्ड अपने कार्य करता है। सबसे पहले बैंक होने के नाते एक फाइनेंशियल रोल, वित्तीय सहयोग का काम करता है। वित्तीय सहयोग जो है वो ग्रामीण संस्थाएं जैसे कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, इनको रीफाइनेंस के रूप में वित्तीय दिया जाता है। दूसरा, वित्तीय सहयोग के अंदर नाबार्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, खरगोन ज़िले में आज के तारीख में 3 मुख्य नहर योजनाएं चल रही है। बिस्तान लिफ्ट इरिगेशन, बीकनगांव बिंजलवाड़ा लिफ्ट इरिगेशन और नागलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन। इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग दिया गया है। दूसरा जो भूमिका जो निभाती है नाबार्ड, वो है एक सुपरवाइजरी रोल। जिस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का निरीक्षण करती है, सुपरविज़न करती है, उसी प्रकार नाबार्ड जो है कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक का निरीक्षण करती है। तो सुपरवाइजरी रोल, और सुपरवाइजरी रोल के साथ साथ उन संस्थाओं को मजबूत कैसे किया जाए। अभी बहुत सारा फोकस जो है हमारे आदिम जाति सेवा संस्थाओं पर आ गया है, उन्हें कैसे मजबूत किया जाए। कंप्यूटराइजेशन उनका हो रहा है। आज ड्रोन के लिए भी यहाँ पर आए हैं, तो हमने पहल ली है कि घुघरा खेड़ी पैक्स को एक ड्रोन दिलाया जाए, उसके लिए स्वीकृति दी गई है। उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण संस्थाएं हैं जो किसानों से जुड़ी हुई है, उनको और मजबूत कैसे किया जाए। तो पहली भूमिका हो गई फाइनेंशियल, जिसमें वित्तीय सहयोग दिया जाता है। दूसरी
जो भूमिका है वो है सुपरविजन, निरीक्षण करना। और तीसरी जो मुख्य भूमिका जो हम निभाते हैं वो है डेवलपमेंटल, विकासात्मक कार्य। इस डेवलपमेंटल रोल के तहत नाबार्ड की वाटरशेड डेवलपमेंट, वाडी डेवलपमेंट, हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए, SHGs डेवलपमेंट और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन, ये सारे जो विकासात्मक कार्य है ये हमारे डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आता है। नाबार्ड ने वर्ष 2013-14 से FPO बनाना शुरू किया। FPO बनाने की जो संकल्पना आई थी वो फार्मर क्लब से आई थी। जैसे आज हम यहाँ पर बैठकर चौपाल की तौर पर, किसान चौपाल के तौर पर बातें कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, वैसे ही फार्मर क्लब बनाए गए। हर गांव में जाकर किसानों की मंडली बनाई गई, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताया गया और कैसे सामूहिक तौर पर वो कार्य कर सकते हैं वो दिखाया गया। जब फार्मर क्लब थोड़ा सा जो है सक्सेसफुल होने लगा, सफलतापूर्वक कार्य करने लगा, तो फिर नाबार्ड ने कहा कि अब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कृषक उत्पादक संगठन, इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी पड़ेगी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर सादे और सीधी भाषा में अगर हम कहें तो एक जो FPO है, उस FPO का जो दिल होता है वो सहकारिता का होता है, कोऑपरेटिव होता है, और उसका जो दिमाग होता है वो कंपनी का होता है। तो जब हम कोऑपरेटिव और कंपनी को एक साथ जोड़ देंगे तो सबसे पहले ये होगा कि किसान भाई संगठित हो गए क्योंकि वहाँ सहकारिता है, और जैसे ही कंपनी की भूमिका होती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना जो है लाभ अधिक करे, जो दिमाग है कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारी इनकम बढ़ सकती है, इन सिद्धांत पर FPOs की जो है संकल्पना लाई गई और ये सबसे मुख्य सिद्धांत है जिसके ऊपर FPO जो है आज के तारीख में काम कर रहा है। अब अगला प्रश्न आता है कि सर FPO बनाया कैसे जाओ। तो FPO भले ही 2013-14 से बनाते चल रहे हैं, जब इसकी धीरे धीरे सफलता दिखने लगी तो भारत सरकार ने 2019-20 वर्ष से केंद्रीय सरकार की 10,000 FPO बनाने की योजना लाई गई। अब ये 10,000 FPO जो बनने हैं ये पूरे भारतवर्ष में बनने हैं, सभी राज्यों में बनने हैं और हर एक विकास खंड में कम से कम 2 FPOs बनने हैं। भारत सरकार ने हर वर्ष खरगोन ज़िले के लिए, अगर हम 20-21 की बात करें, 21-22 की बात करें, 22-23 की बात करें, ये पिछले 3 वर्षों में खरगोन ज़िले में अभी तक के 15 FPO का टारगेट आया गया था। सभी हमारे जो 9 विकास खंड है खरगोन ज़िले के, उसके अंतर्गत ये FPO का टारगेट आया है और वो बनाए गए हैं। अब योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत सरकार ये जो FPOs बना रही है ये या तो नाबार्ड के माध्यम से बना सकता है, या ये स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्शियम SFAC उसके माध्यम से बना सकता है, या ये नाफेड के माध्यम से बना सकता है। ये सारी जो एजेंसीज़ मैंने बताई ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती है, और ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं इन्होंने अपना CBBO या एक तरह की जो है NGO संस्था, CBBO को कहते हैं क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनको ये कार्य दिया गया है कि आप इस विकास खंड में जाए, वहाँ किसान भाइयों से बात करें और उनको FPO कैसे बनाया जाता है, उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, उसके बारे में जानकारी दे और किसान भाइयों को कंपनी से जोड़ा जाए। तो ये है योजना के बारे में। अब हम FPO की जो पूरी संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई इसमें सहकारिता और कंपनी ये दोनों का मेल होता है। तो जो भी FPO आज के तारीख में बन रहे हैं वो FPO या तो कंपनी के रूप में रजिस्टर होंगे
कंपनी के रूप में रजिस्टर होने का अर्थ ये है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है, अधिनियम है 2013 का, उसके अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, या फिर आप उसे एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके रूप में भी आप उसको जो है करवा सकते हैं। तो या तो कोऑपरेटिव रजिस्टर करें या कंपनी रजिस्टर करें। ज़्यादातर एफपीओस का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कंपनी में रजिस्टर होता है। अब ये कंपनी में रजिस्टर होने के लिए क्या आवश्यकता है? सबसे पहली आवश्यकता ये है इसमें कि जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है और उसका एक निर्णायक मंडल होता है, एक संचालक मंडल होता है, जिसे अंग्रेजी में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ऐसे हमें 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 5 प्रमोटर्स इनकी आवश्यकता होती है। हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रमोटर अपना सबसे पहले एक अंश देगा, जिसे हम शेयर कहते हैं। वो अंश का जो हिसाब होता है वो कम से कम 2000 रुपये का होता है। ये अमाउंट जब देके आप आते हैं सामने कि भाई हम 10 लोग हैं, नई एफपीओ शुरू करना चाहते हैं, वो अंश देने के बाद आपकी केवाईसी के अंदर सारी डॉक्यूमेंट्स आती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका खसरा नंबर, क्योंकि आपका किसान होना बहुत ज़रूरी है एफपीओ से जुड़ने के लिए। ये देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आरओसी के माध्यम से पूरा होता है। आरओसी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कहाँ है? अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश के सारे जो है वो आरओसी ग्वालियर में होते हैं। तो क्या भाई किसान भाइयों को ग्वालियर जाना पड़ेगा? नहीं, सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। जो सीबीबीओ है, जो एनजीओ है, जिनको ये काम दिया गया है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके ये मदद करके ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी एक कंपनी सेक्रेटरी। सीए आप लोगों ने सुना होगा, जैसे सीए होता है वैसे ही सीएस होता है, और सीएस का मुख्य काम होता है लीगल कंप्लायंस करवाना। तो ये जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे फिक्स हो जाते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स होने के बाद उनका अंश आ जाता है, तो रजिस्ट्रेशन हमारी जो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है रजिस्ट्रेशन की। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाए, अब सबसे पहला टारगेट जो आता है कंपनी का कि कम से कम हमें 300 सदस्यों को जोड़ना है। अब किसी भी सदस्य को कंपनी से जुड़ने के लिए एक आवश्यक कंडीशन जो होती है वो होती है कि आपको अपना अंशदान देना होगा। जब तक कि आप शेयर कैपिटल नहीं देंगे तब तक कि आप उस कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो जैसे ही हम शेयर कैपिटल देते हैं, साथ ही साथ जो केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंने बताई बीओडीज को देने वाली, वो देते हैं, तो आपके नाम शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। अब इसमें ये चीज़ ज़रूर समझने की आवश्यकता है कि भाई किसी किसान भाई के मन में ये सवाल आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 50,000 रुपये दिए, मैंने 2,000 रुपये दिए, तो क्या हमारी मालिकाना हक में कोई फ़र्क होगा? नहीं। एफपीओ में आपका अंशदान कितना भी हो, वोटिंग राइट सभी को समान मिलता है। तो जितना हक बीओडी का है उतना ही हक आपका है। दूसरा सवाल ये आएगा कि सर इसमें फ़ायदा क्या है? अब इसमें फ़ायदे अनेक हैं और वो फ़ायदे मैं आपको अलग अलग तरीके से गिनाऊंगा भी, लेकिन एक एफपीओ की जो जर्नी होती है, जो उसका सफ़र होता है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर्स आ गए, रजिस्टर करा दिया। रजिस्टर कराने के बाद क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को हमने इसके साथ जोड़ने की कोशिश की। अगली बात क्या होती है, बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए जो है हमारे पास सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट आम तौर पर आपका जो अंशदान आपने दिया हुआ है उसको लिया जाता है। अब भारत सरकार की जो फ़िलहाल योजना चल रही है उसके अंतर्गत किसी भी एक एफपीओ के लिए अगर 750 सदस्य उससे जुड़ते हैं और हर एक सदस्य ने अगर 2000 का शेयर कैपिटल अपना दिया हुआ है, तो 2000
गुनिले 750, 15 लाख रुपए की अगर आपके पास इक्विटी जमा होती है तो उतनी सेम अमाउंट, उतनी ही राशि भारत सरकार जो है उस एफपीओ को 15 लाख रुपए देगा। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन इसमें यह है कि सबसे पहली किस्त आपको जैसे ही 300 लोग होते हैं तब मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 किस्त में ले सकते हैं। तो जो अंशदान देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद ये जो पैसा आता है आपके पास, इससे आपको अपना कार्य शुरू करना है। अब इसके लिए बिजनेस मॉडल दिए जाते हैं। बिजनेस मॉडल में सबसे सादा और सबसे शुरुआती दौर का जो बिजनेस मॉडल होता है वो होता है कि आप अपनी इनपुट शॉप सप्लाई, जहां अपन दवाई, बीज और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, उसकी एफपीओ की खुद की दुकान बन सकती है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे बन जाएगी? उसके लिए हमें लगेगा लाइसेंसेस, और लाइसेंसेस जो है हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और बाकी अन्य विभाग है, उनसे एफपीओ को लाइसेंसेस दिया जाएगा जब आपका एफपीओ उसके लिए एक निवेदन देता है। तो ये बिजनेस प्लान धीरे 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 आगे चलते जाता है। लेकिन किसान भाइयों को एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि संकल्प अगर आप ले रहे हो आगे बढ़ने का, और वो भी कंपनी के माध्यम से अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको संयम ज़रूर रखना पड़ेगा। एफपीओ, कोई भी एफपीओ रातों रात खड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी एफपीओ रातों रात बिगड़ नहीं सकता। जिस प्रकार अलग अलग चरण में मैंने बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जोड़ना है, बिज़नेस मॉडल आपका बनाना है। शुरुआती दौर में छोटा बिजनेस मॉडल कीजिए, आगे उसको बढ़ाइए, और सभी विभाग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सारे विभाग साथ में आकर अभी एफपीओ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की ये प्राथमिकता है। और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से अब एफपीओ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो अगर हम ये चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं तो मुझे विश्वास है, अगर हर किसान भाई यहाँ पे कंपनी से जुड़कर संकल्प लेता है कि भाई मुझे आमदनी मेरी बढ़ानी है, तो उस संकल्प को सिद्ध करना आसान होगा। लेकिन वो सिद्धि तक जाने के लिए आपको संयम भी रखना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर एक सवाल पूछेंगे सर, जो आपने बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछिए प्लीज़। मेरा सवाल ये है कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स लगते हैं? नाम कहाँ से हैं आप और जवाब? 10 मेंबर लगते हैं। 10 मेंबर लगते हैं। हाँ। 10 में से 5 बाडिया बोर्ड के, हाँ, और 5 मेंबर वो इसके लिए अपने प्रमोटर के। चलिए, प्रमोटर के लिए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे साथ अभी डीडी एग्रीकल्चर सर और डीडी हॉर्टिकल्चर सर जुड़े हैं। तो मैं पहले स्वागत करना चाहूँगी एमएल चौहान सर का, डेप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सर किसी मीटिंग में थे और सर यहाँ आए। इसके साथ हमारे साथ डीडी हॉर्टिकल्चर सर भी है, के गिरवाल सर, एमपी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम हमने मध्य प्रदेश कृषि विभाग, उद्यान विभाग के सहयोग से, साथ ही में हमने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और सीएट लिमिटेड के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी, हमारा आज का जो विषय है उसमें एक है मिलेट्स की खेती। इस साल जो है वो मिलेट्स की बात, जिसको श्री अन्न भी कहते हैं, तो उसके बारे में जागरूकता भी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी डीडी एग्रीकल्चर सर से, सर प्लीज़ आप आइए और मिलेट्स फार्मिंग और स्कीम्स के बारे में बताइए कि मिलेट्स की खेती करके किसानों को क्या लाभ हो सकता है। और पूरे देश में जो है मिलेट से रिलेटेड कई योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं किसान, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। मुझे कहा गया कि मिलेट्स के बारे में चर्चा करें। मिलेट्स की खेती खरगोन ज़िले में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2016-17 में लगभग 5,000 हेक्टर में ज्वार होती थी और बाजरा मुश्किल से 200-250 हेक्टर में होता था। उसको अब लगातार वो चूँकि
रेट और अन्य समस्याओं की वजह से घटता चला जा रहा है और आज की स्थिति में ज्वार हमारे ज़िले में ज़्यादा 2200 हेक्टर में 2200 हेक्टर में होती है और बाजरा तो नहीं के बराबर रह गया है। अधिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार की मिलेट्स साइट्स पर जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। पोषक तत्वों में हमारे यहाँ विशेष रूप से चना जो है होता है और चने के लिए यहाँ लगातार रकबा बढ़ रहा है, किसानों को रेट भी अच्छे मिले हैं और इस बार भी कई किसानों ने गेहूं कम करके चना लगाया है। चना लगातार बढ़ रहा है, यह अच्छी बात है, रेट भी किसान भाइयों को अच्छे मिले हैं। तो मैं मिलेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बल्कि आपको प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई है और हमने प्राकृतिक खेती में लगभग 2017 किसानों को पंजीयन करके उनको ट्रेनिंग दिए, साथ ही उनको प्राकृतिक खेती की और इस वर्ष खरीफ से जो है जोड़ा जा रहा है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जैविक और प्राकृतिक खेती करके आप अपने मानव जीवन को, प्रकृति जीवन को और मृदा स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम करोड़ों में जो है आपका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। अभी पिछले साल हमने एक आंकलन किया था कि खरगोन ज़िले में लगभग 566 करोड़ का जो है किसान भाई पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं और लगभग 300 करोड़ का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। यदि इसमें शासन की सब्सिडी मिला दी जाए तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग 2000 करोड़ का किसान भाई फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का अपने खेतों में यूज़ करता है। तो इस फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड है इसका उपयोग हमें कम से कम करना है। हमारे यहाँ लगातार मिर्ची में और आपके चनों में, अन्य फसलों में भी 30 से 35 जो है स्प्रे हो रहा है। ये वाकई में बहुत जहरीली चीज़ है जो हमारे खेतों में मनुष्य स्वास्थ्य और मृदा का स्वास्थ्य खराब कर रही है। इसको कम करना है और हमको ज़्यादा नहीं, अपने परिवार के लिए आधा एकड़ या 1 एकड़ में जैविक खेती करके उसका जो उत्पाद पैदा होता है उस उत्पाद को अपना घर में उपयोग करके हम अपने परिवार को, अपने गांव को, उनके स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, हम अपनी धरती माता को बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जैसे ये साल जो है वो मिलेट्स की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता वाला काम हो रहा है पूरे देश में। तो आप लोग भी श्री अन्य, जिसे हिंदी में कहते हैं बाजरा, ज्वार, ऐसे ही तरीके के कई सारे हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। और सरकार की योजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश कृषि विभाग के वेबसाइट पे जाके आप योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी डीडी हॉर्टिकल्चर सर से, के गिरवाल सर से, कि सर वैल्यू एडिशन इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए और उसके बाद हम कुछ योजनाओं के बारे में जान के आपके सवाल जवाब लेके हम कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। सर प्लीज़। आदरणीय मंच और किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ग्रीन टीवी ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है और कार्यक्रम इसलिए रखा हुआ है कि ये खरीफ का सीज़न अभी स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों को सभी को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से संबंधित समस्त खेती की प्रक्रिया से आप रूबरू हो जाए। मैडम ने मुझे कहा है कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के बारे में बताइए। तो किसान भाइयों, हमारे विभाग में एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना, जिससे आप अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। हमारे ज़िले को 1 जिला 1 उत्पाद में मिर्च के ऊपर मिर्च के प्रोड्यूस बनाने के लिए टारगेट मिला हुआ है, जिसमें हम मिर्च से पाउडर बनाने के लिए विभाग की योजना है, जिसमें 28 लाख रुपए तक की लागत से आप अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आप अधिकतम 28 लाख रुपए और उसमें 10 लाख रुपए आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। ज़िले में पिछले साल करीब 100 यूनिट स्वीकृत हुई है, जिसमें 26 यूनिट मिर्च की हुई है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हॉर्टिकल्चर फसल जब अपन लगाते हैं और जब ज़्यादा मात्रा में खेती उसकी होती है, उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी कीमत डाउन हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं पैकेट वाली, तो वो हमें दोगुने कीमत में मिलती है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो भी उत्पाद होता है वो कच्चा होता है, वो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है। जब हम उसका वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करके हम उसको संरक्षित करके रखते हैं और मार्केट में ले जाते हैं तो वहाँ उसका दाम दोगुना हो जाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ आप चिली से पाउडर, बेकरी उद्योग, मिठाई बनाने का उद्योग, दुग्ध व्यवसाय से संबंधित उद्योग और बहुत सारे ऐसे यूनिट आप लगा सकते हो जिससे आप अपना जीवन में उद्यानिकी से उत्थान अपना कर सकते हैं और को लाभ का धंधा बना सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जो उद्यानिकी फसलें होती है उससे संबंधित जो भी उत्पाद आप चयन करना चाहते हैं उसमें आप यूनिट लगाएं, आगे बढ़ें और अपना जीवन को सुधारें और अपने आर्थिक उत्थान करें। धन्यवाद। जैसे वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन की बात की थी, तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप मदद ले सकते हैं। सभी जगह पे कृषि विज्ञान केंद्र है। अभी SK त्यागी सर भी हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपको इस चीज़ में जो है वो मदद कर सकते हैं। अगले जो हमारे स्पीकर होंगे वो कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे और आप लोगों के ही बीच से है PS बदलोई सर, MP हॉर्टिकल्चर डिवीज़न से SSDO। सर, मैं चाहूँगी कि जो कुछ योजनाएं जो इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में बताइए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उपसंचालक महोदय कृषि, उपसंचालक महोदय उद्यानिकी, हमारे किसान भाई, ग्रीन टीवी के समन्वयक, हमारे साथी SHO, RHO, BTM आत्मा परियोजना से, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी के इस प्रोग्राम को जिन्होंने हमारे मंच प्रदान किया और किसानों के बीच में हमारी योजनाओं को संचालित करने के लिए आप लोगों को रूबरू करवाया। शासन की इस प्रकार की स्कीमें बहुत सारी चलती है, बाकी हम आपके बीच में आ नहीं पाते हैं, आपको बता नहीं चाहते हैं। इस प्रकार के शिविर और इस प्रकार के कार्यक्रम के दौरान हमें आपको बताने का मौका प्राप्त होता है। शासन की बहुत सारी स्कीम चलती है, जैसे जैसे हमारा डिजिटल इंडिया जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से धीरे धीरे सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो या फिर अपने अभियांत्रिकी हो, पशुपालन की हो, मछली पालन की हो। तो हमें भी थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा, हमें भी एक डिजिटल इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा। तो टोटल स्कीम जो है पुराने समय में जो था, हमारे ग्राम सेवक बाबू जी आते नहीं, उनसे जानकारी नहीं मिलती, इसी प्रकार से शिकायतें आती, पर वो शिकायतें का समाधान 100% हो गया है। हमारे हर एक व्यक्ति, हर एक किसान के बीच हाथ में एक मोबाइल है, उस मोबाइल में शासन की एक वेबसाइट दे रखी है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो DBT के माध्यम से होता है और हॉर्टिकल्चर MP FSTS एक साइट होती है, उसके माध्यम से प्रति दिवस जो टारगेट शासन के आते हैं वो डेली के डलते हैं और उसकी टाइम लिमिट डलती है। इसी प्रकार हमारे उद्यानिकी विभाग की जो साइट है वो मध्य प्रदेश फार्मर ट्रैकिंग सिस्टम है, MP FSTS है। अब उसके माध्यम से हमारा आप पंजीयन कर सकते हैं, पंजीयन के बाद में अपना ID पासवर्ड बना सकते हैं और शासन की जैसी भी स्कीम आती है उसको आप जोड़ सकते हो। हर महीने हमारी जो है महीने भर योजनाएं जुड़ती है और योजना जुड़ने के बाद में हमारे 1 तारीख को शासन स्तर से लॉटरी होती है। उद्यानिकी की खेती जो है वो फल फूल सब्जी मसाला फसलों को बढ़ाने के लिए स्कीम चलती है और उसी को किस टाइप से के वैल्यू उसको बढ़ा के और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करके हम कैसे काम कर सकते, उनके ऊपर ही हमारी स्कीम चलती है। तो हमारी स्कीम में सबसे पहले जो है हमारा पानी बचाने का जो एक सबसे बड़ा मुहिम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें हमारा जो शासन जिसमें 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसको 45% तक अनुदान देती है और 5 एकड़ से कम ज़मीन है उसको 55% तक लागत का देती है। तो अधिकतम 70,000 से 60 से 70,000 रुपये पर हेक्टेयर हमारा शासन से अनुदान देते हैं। किसान खुद इसको खरीद लेता है तो किसान के खाते में आ जाती है, यदि नहीं खरीदता है, कंपनी कृषि अनुदान खरीदता है तो वो कंपनी के खाते में जाता है। इसी प्रकार हम सब्जी क्षेत्र विस्तार में, मसाला क्षेत्र विस्तार में यदि किसान खुद खरीदता है तो उनके खाते में देते हैं, यदि नहीं खरीद पाता है तो वो MP एग्रो के माध्यम से आपको बीज उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें अधिकतम लागत का 10,000 से 14,000 तक ST SC और लघु सीमांत किसान के हिसाब से उसमें अनुदान दिया जाता है। छोटे ट्रैक्टर के ऊपर भी 75,000 से 1 लाख रुपये तक MIDH में दिया जाता है अनुदान और राज्य योजना में 1.5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाता है। छोटे छोटे किसान जो अपना यंत्रीकरण जैसे पावर टिलर हुआ, पावर वीडर हुआ, स्प्रे पंप हुआ, इसमें भी शासन लागत का 50% तक का अनुदान देती है। अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है वो गर्मी का सीज़न चल रहा है, लोगों को जो किसानों का जो है वो खेत तैयार कराने का काम चल रहा है।
तो इस तैयारी के साथ में हमारे वृक्षारोपण जो है उद्यान से उत्थान स्कीम के तहत मनरेगा में हमें पर्याप्त टारगेट है हमारे ज़िले को, तो उस स्कीम के तहत हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो किसान भाई 5 एकड़ से कम ज़मीन है यदि सामान्य वर्ग में, तो उसको हम मनरेगा के तहत ले सकते हैं। पर ST SC महिला मुखिया हो तो उसमें ज़मीन का कोई प्रावधान नहीं है। तो पर एकड़ हम अधिकतम 1,60,000 रुपये तक, ये एकड़ की बात कर रहा हूँ, यदि हम हेक्टेयर की बात करें तो हम उसको करीब करीब 4 लाख रुपये तक हम उसको 100% सब्सिडी में दे सकते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा क्लस्टर डेवलप हुआ है इदारतपुरा, छालपा, रजूर, रामपुरा। इसमें अमरूद की खेती किसान भाई करते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की विदेश की वेराइटियाँ हैं, जैसे ताइवान पिंक हुआ, VNR हुआ, रेड डायमंड हुआ। हमारे किसान उनको सम्मानित भी करेंगे। रामचंद्र भाई हमारे बीच में आए हुए हैं, उसके वो भी अपने अनुभव शेयर करेंगे आपसे। तो बहुत अच्छा कम इनपुट में अच्छा उत्पादन मिल सकता है और 100% किसान को पानी की व्यवस्था अपनी करना पड़ेगी, ड्रिप की व्यवस्था करना पड़ेगी। बाकी चीज़ें जो है मनरेगा के तहत आपको लाभान्वित की जाएगी। साथ में हमारे अच्छी क्वालिटी के मिर्च उत्पादन, सब्जी उत्पादन यदि करना चाहते हो तो मल्चिंग का उपयोग करने के लिए 50% शासन सब्सिडी देती है। अभी हमारी स्कीम ऑनलाइन चल रही है जिसमें सब्जी, मसाला, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, वर्मी बेड, मल्चिंग की खेती, ये और कुछ यंत्रीकरण में छोटा ट्रैक्टर की ये स्कीम जुड़ रही है। तो किसान भाई अधिक से अधिक हमारे ज़िले में जुड़ें, उनकी योजनाएं जोड़ें और अधिक से अधिक लाभान्वित करें। बताने को बहुत सारी स्कीम है। हमारे किसान भाई 11 बजे से आके बैठे हैं। मैं आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। योजनाओं से रिलेटेड 2 सवाल पूछेंगे सर। सबसे पहले मैं आप किसान भाइयों से एक सवाल क्वेश्चन जो मैडम ने मेरे को अनुरोध किया है, ड्रिप स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कितना % अनुदान दिया जाता है? अभी जो सब्सिडी दी जा रही है सभी के लिए समान रूप से 50% है, लेकिन उसमें लघु किसान को, बड़े को 45 दी जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और मैं पूछने जा रहा हूँ। मैंने एक छोटे ट्रैक्टर पे बताया था, छोटे ट्रैक्टर जो है उस पर MIDH के तहत लागत का कितना % या फिर कितनी राशि अनुदान में दी जाती है? उसमें मैडम 1 लाख का अनुदान होता है। ठीक है। तो अभी जो है वो हम कुछ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी DD एग्रीकल्चर सर से, DD हॉर्टिकल्चर सर से, अखिल शर्मा सर से, फरहान सिद्दीकी सर से कि आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। मंगल सिंह किशन जी, गोलू राम छोटे लाल जी हैं, संध्या घिसी लाल जी हैं, नहादी काशीराम जी, रामचंद्र राधे श्याम जी हैं, राल्या गोपाल जी हैं, महेंद्र गंगाराम जी हैं, जगदीश गिरधारी जी हैं, धर्मेंद्र सुरेश सिंह जी हैं, चंदन जी हैं, नागसिरी ग्राम पोस्ट है नागसिरी जी, मगन गोपाल जी हैं, मोहन लाल शिवराम जी हैं, विनोद गंगाराम जी हैं, नरेंद्र जी हैं, प्रकाश बुधिया जी हैं, दीपक नागर जी हैं, राजेंद्र सुखलाल जी हैं, अविनाश सिंह जी हैं, हीरा लाल जी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए। रामेश्वर जी हैं रीजनल हेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन से। तो वो 5 मिनट लेंगे और कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ड्रोन काम करता है और इनके ड्रोन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। सर प्लीज़। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर जिजोतिया है और मैं आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। मैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ देखता हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ग्रीन टीवी का जिसने मुझे आमंत्रित किया, और साथ में सीएट का, और स्पेशली थैंक धानुका का, और मंच पे आसीन सभी अतिथिगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आपको ड्रोन के बारे में बताना चाहूँगा कि ड्रोन पहले बताऊँ मैं, उसके पहले मैं अंशु जी से निवेदन करूँगा कि कुछ वीडियो चला दें। के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पहले तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको सब्सिडी प्रदान की जा रही है
जिसमें कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% का अनुदान है और SC ST के लिए 50% का अनुदान है, और कोई भी FPO होता है तो FPO के लिए 75% का अनुदान आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको ड्रोन फ्लाई करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट का आवश्यकता होता है। एक होता है आपका पासपोर्ट, दूसरा होता है आपका पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस। बिना पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस के आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए, पासपोर्ट इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये उड्डयन मंत्रालय का एक प्रोडक्ट है। जो भी कोई हवा में उड़ता है उसके लिए पासपोर्ट आवश्यक होता है। पासपोर्ट रहेगा तो आपको उसके बाद में पायलट लाइसेंस बनाना पड़ेगा। बिना पायलट लाइसेंस के आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ड्रोन के बारे में बताना चाहूँगा। आपने कुछ वीडियो देखा होगा कि अगर आप ड्रोन से स्प्रे नहीं करते हैं, आप मैनुअली करते हैं और स्प्रे नेट स्प्रे से करते हैं, बूम स्प्रे से करते हैं, तो क्या फ़र्क होता है, और ड्रोन से करते हैं तो क्या फ़र्क होता है। देखिए, ड्रोन भारत सरकार ने क्यों यहाँ इंडिया में लेके आए हैं कि पानी कम से कम यूज हो। अब आप 1 हेक्टेयर में जो भी किसान भाई हैं 150 से 200 लीटर पानी यूज़ करते होंगे। यहीं पर आपका 1 हेक्टेयर में 10 लीटर पानी में वो आपका जो भी दवाई है वो स्प्रे हो जाएगा। उसके लिए केवल 7 से 8 मिनट का टाइम लेगा। दूसरा, ये जो हमारा ड्रोन है बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन है। इसमें बैटरी लगता है, बैटरी के द्वारा हम इस ड्रोन को फ्लाई करते हैं। और जो ड्रोन हमारा बैटरी है 20 मिनट चलता है। 20 मिनट में आपका 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर देता है। उसके बाद दोबारा आपको बैटरी चार्ज करना होती है। और ड्रोन से आप किसी भी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं, चाहे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी फसल पे ड्रोन से आप स्प्रे कर सकते हैं। और उस स्प्रे का फ़ायदा ये होता है कि 2 दिन के बाद आप फसल देखिए कि फसल में आपको क्या फ़ायदा मिला। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो आप ड्रोन से स्प्रे करते हैं, आपकी जो फसल जो निकलती है, जो उसका उत्पादन होता है, उस उत्पादन में 20 से 25% का फ़ायदा होता है। ये मध्य प्रदेश के और पूरे भारतवर्ष के काफ़ी किसान इसको यूज़ कर रहे हैं और फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप में से कोई भी किसान को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है और ड्रोन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकता है। थैंक यू। तो मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जितने भी आज के एक्सपर्ट्स हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय और ये तमाम जानकारी हमें दिया। आप लोग टोल फ्री नंबर लिख सकते हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का नंबर है 1800-102-1022 1800-102-1022। सीएट लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 1800-22-1213 1822-1213। आप ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 9953218363। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मध्य प्रदेश में के कृषि विभाग का, उद्यान विभाग का, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का और सीएट लिमिटेड का कि आप लोगों ने अपना सहयोग दिया और ये तमाम जो जानकारी जो है वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमारे किसानों को दिया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी किसानों का कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती समय हमें आपने दिया और आप लोग जो है शांतिपूर्वक आपने यहाँ पे देखा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।